प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी को घेरा। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का भी आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध कारोबार और वसूली पर राज्य सरकार को घेरा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पार्टी का चरणबद्ध आंदोलन। राज्य भर के 560 केंद्रों पर जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा। पहली पाली में जनरल स्टडीज पेपर 1 की परीक्षा संपन्न। कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। और बोकारो में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ में हजारीबाग के सदानंद और बोकारो की अनामिका अव्वल। वर्ल्ड मास्टर स्पोर्ट्स में झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी को घेरा है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विकसित राष्ट्र में आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ साजिश रचकर महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। श्री मोदी ने घुसपैठ और जनजातीय समुदायों की उपेक्षा पर भी टीएमसी को घेरा। कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में भी महिला आरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन को लेकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा की गई। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल
टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, जिस मानसिकता को नारी शक्ति जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश की जितनी भी चुनौतियां हैं वो कांग्रेस की नकारात्मक रवैये की वजह से है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो, कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान के पचपदरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इस रिफाइनरी से जो क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया बल मिल सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। 2 दशकों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। ये रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। पहले बाड़मेर और अब बालोतरा जिले में स्थित ये परियोजना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति होने के साथ
देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में पुनर्वा नामक पुस्तक का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र राय और अजय मारू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री गंगवार ने पुस्तक लेखन के लिए बधाई दी और भरोसा जताया कि ये पुस्तक पाठकों के लिए प्रेरणादायक और उपयोगी सिद्ध होगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध कारोबार पर सरकार को फिर घेरा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया है कि पुलिस के संरक्षण में ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है और ऊपर तक हिस्सेदारी पहुंचाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए इस वीडियो में पुलिस की अवैध वसूली करती दिख रही है, जो तंत्र की कार्यशैली को उजागर करता है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी प्रदेश भाजपा ने इंडी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आरोप लगाया है कि राज्य में महिला अपराध में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। महिला अपराध के दोषियों को सरकार स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता मेडिकल छात्रा को न्याय दिलाने और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। भाजपा रांची महानगर द्वारा आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कल रांची स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पार्टी द्वारा घेराव किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज राज्य भर के 560 केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली में जनरल स्टडीज पेपर 1 की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 की परीक्षा हुई। आयोग द्वारा सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। गुमला के 12 परीक्षा केंद्रों पर करीब 4,500 परीक्षार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा दी। श्रीलंका की अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोलंबो पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बातचीत की। कृष्णन आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और पहले दिन कोलंबो पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत हुआ। कुछ घंटे पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से द्विपक्षीय मुलाकात की और इस बैठक ने दोनों नेताओं देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को एक नई दिशा दी है। कोलंबो के राष्ट्रपति सचिवालय में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद सकारात्मक और बेहद व्यापक रही। उपराष्ट्रपति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति को दोहराते हुए श्रीलंका को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार करार दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत श्रीलंका के विकास और समृद्धि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष रूप से इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और चक्रवात दितवा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत द्वारा दिए गए भारत और श्रीलंका के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है। आज का नहीं बल्कि रामायण काल का है। यहाँ आज भी कई धरोहर इस बात की गवाही देते हैं। सीता अम्मन मंदिर, अशोक वाटिका, रावण की गुफाएं, हनुमान जी के निशान और मुन्नार की खाड़ी के पास समुद्र के बीच चूना पत्थर की ये श्रृंखला जिसे राम सेतु कहा जाता है, वो आज भी मौजूद है। ये निशानियां दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्तों की कहानी है। हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है।
इस देश में आपको हर जगह मंदिर और मठ काफी संख्या में आसानी से दिखेंगे, जो बुद्ध की भूमि भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों को और प्रगाढ़ता प्रदान करती है। यहाँ की करीब 70% आबादी बौद्ध धर्म मानती है, जिसकी जड़ें भारत में हैं। कोलंबो का गंगा रामया मंदिर और संग्रहालय के अलावा केलानिया राजा महाविहार समेत यहाँ दर्जनों प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, जिसे देखने भारत से भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। This is the first time we've come to Sri Lanka, so we have been to places like Olingama, Gaal, Mirisa, and now we have in central Colombo. Mahadev Murti is also there, Shirovali Mata Murti is also there, so it feels like very similarity. People also here knows Hindi, so we can communicate in Hindi also. इतना ही नहीं, भाषा की कड़ी भी दोनों देशों के बीच सेतु का काम करती है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग तमिल बोलते हैं, जो रिश्तों को एक भाषाई बंधन भी प्रदान करते हैं। भाषा और संस्कृति की समानता सीमाओं से अलग भारत और श्रीलंका को और नजदीक लाते हैं। यहाँ तक कि कथक और दूसरे नृत्य भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR महती भूमिका निभा रहा है। तो मैं लखनऊ गई, वो कथक डांस का गुरुकुल मदर घराना वही था, तो वहाँ पर जाकर मैंने कथक का इतनी सारी चीज़ सीख लिया था। तो आज भी मैं बहुत प्राउड स्टूडेंट इन ICCR एंड बहुत अच्छा लग रहा है। भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई और व्यापकता हिंद महासागर की गहराइयों से भी अधिक है, जो इन दोनों पड़ोसी राज्यों को साथ मिलकर चलने और बढ़ने की प्रेरणा देता है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की लगातार नजर है। ईंधन आपूर्ति पर सरकार का खास जोर है ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। LPG, PNG और CNG की आपूर्ति देश भर में सामान्य है। सरकार ने लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया है। LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। अक्षय तृतीया पर आज झारखंड समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अन्य मंदिरों में आस्था का सैलाब दिख रहा है। अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में भी रौनक है। अक्षय तृतीया के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आपको दिखाते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कुछ तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए। महाकाल का पंचामृत और आम रस से अभिषेक किया गया और माथे पर शेष नाग सजाकर दिव्य स्वरूप दिया गया। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पर्व समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। मेरी कामना है कि ये दिन आप सभी के जीवन में खुशहाली और नई ऊर्जा लेकर आए। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर न्याय और शक्ति के प्रतीक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। भक्तों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु यहां विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, क्योंकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ के कपाट 22 अप्रैल 23 अप्रैल को खुलने वाले हैं।
गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु इन 4 पवित्र धामों में दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बेहतर सड़क सुविधा के कारण पिछले वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 4 धाम यात्रा के लिए अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान प्रमुख स्थानों पर तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से भी निरंतर निगरानी रखी जा रही है। बोकारो में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दम दिखाया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के 240 एथलीटों ने हिस्सा लिया। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में हजारीबाग के सदानंद कुमार और महिला वर्ग में बोकारो की अनामिका उरांव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वर्ल्ड मास्टर स्पोर्ट्स खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। झारखंड के खिलाड़ियों ने देश के लिए 10 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों पर कब्जा जमाकर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भारत के लिए झारखंड के खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप में पदक जीते। देश भर के करीब 1000 स्थानों पर संडेज ऑन साइकिल का आज आयोजन हुआ। दिल्ली में भी प्रतिभागियों ने संडेज ऑन साइकिल अभियान में शामिल होकर महिला सशक्तिकरण और फिट इंडिया का संदेश दिया। देश को हर इतवार फिटनेस का संदेश देने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में इस बार महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। खेल और फिटनेस जगत के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाओं ने साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। इस खास मौके पर दंगल गर्ल गीता फोगाट और बॉक्सर स्वीटी बुरा ने साइकिलिंग कर यह बताया कि फिट रहना हर महिला के लिए कितना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया की शुरुआत की थी और उसके बाद से अब अगर हम बात करें पिछले 5-6 सालों में तो ये इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इसने अचीवमेंट मैं कहूँगी अचीव कर लिया है कि जिस तरह से लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं साइकिल ऑन संडे और मैराथन में, फिट इंडिया मूवमेंट में, तो उससे यही पता चलता है कि हमारे देश के लोग कितना फिटनेस के प्रति जागरूक हो गए हैं और कितना अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आज मैं देखकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि एक 3-4 महीने के बच्चे के साथ भी महिलाएं साइकिलिंग करने के लिए यहाँ आई है। तो ये जैसे ऐसे प्रोग्राम्स जो हम करवाते हैं और जो आप जैसे मीडिया चैनल्स है, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनके थ्रू जैसे संदेश पहुँचते हैं तो उससे काफ़ी जागरूकता आई है महिलाओं में। वहीं इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल को मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की। पूरे भारत में महिलाओं के साथ आज गर्ल्स के साथ आज हम लोगों ने संडेज ऑन साइकिल की। आपने यहाँ का माहौल देखा, कितना अच्छी संख्या में उन्होंने भाग लिया। और आइडिया ये है कि यदि घर की स्त्री का, घर की महिला का, घर की बेटी का, घर की बहू का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा वो रख सकती है, क्योंकि वो खुद स्वस्थ होगी तो दूसरों को स्वस्थ रख सकती है। संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने भी इस मुहिम की जमकर सराहना की और बताया कि ऐसे आयोजन उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की ये मुहिम हमारी देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी मुहिम है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा परिवार स्वस्थ नहीं है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हर कोई जानता है कि एक औरत ही घर का फाउंडेशन है एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी एंड अल्टीमेटली नेशन का। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन। So every woman out there, just take care of your health and fitness, contribute your worth, and we are past that thing that we need to prove our worth to the world. I am really excited to be here because आज हम वुमेन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि नारी शक्ति को, क्योंकि वो ही हमारे देश का भविष्य भी बदल सकती हैं। अगर वो फिट है तो हम फिट है। संडेज ऑन साइकिल का आयोजन देश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर किया गया, जिसने एक बार फिर यह संदेश दिया कि फिटनेस ही स्वस्थ और सशक्त भारत की कुंजी है। जरूरी है हर स्त्री का फिट होना, क्योंकि स्त्री परिवार की वो धुरी है जिसके कंधों पर पूरे परिवार के सदस्यों को फिट रखने का जिम्मा होता है।
यही वजह है कि संडेज ऑन साइकिल के इस कड़ी में देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि फिटनेस के संदेश को भी आगे बढ़ाया। कैमरामैन उत्तम के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। जमशेदपुर के तुलसी भवन में कला एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 2 दिवसीय भोजपुरी नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के तुलसी भवन में आयोजित भोजपुरी नाट्य महोत्सव के बारे में तुलसी भवन के महासचिव प्रसन्नजीत तिवारी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय नाट्य उत्सव में 5 नाटकों का मंचन होगा। हम सब यहाँ पर पिछले बार भी 8वां भोजपुरी नाट्य महोत्सव किए थे। यह 9वां भोजपुरी नाट्य महोत्सव है। इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का विशेष योगदान है और दिल्ली की संस्था रंगश्री इस आयोजन में उनके साथ में कॉम्बिनेशन करके करती है। और हम लोग इस नाट्य महोत्सव में 5 नाटकों का मंचन करते हैं और 5 नाटकों में 4 नाटक दिल्ली की संस्था रंगश्री करेगी और 1 नाटक हम जमशेदपुर की मंच संस्था है वह उसको करेगी और सभी नाटकों का मंचन भोजपुरी भाषा में होगा और इसके लिए हम सब भारत सरकार और रंगश्री के आभारी हैं। महोत्सव के पहले दिन भोजपुरी हास्य व्यंग्य नाटक यमलोक में करप्शन का मंचन हुआ। नाटक के लेखक अरविंद विद्रोही ने बताया कि इस नाटक में देश में करप्शन के कारण उत्पन्न स्थिति और उसे रोकने का संदेश दिया गया है। वहीं नाटक में यमराज की भूमिका निभाने वाले सौमित्र वर्मा ने बताया कि पहले की तुलना में अब नाटक की लोकप्रियता में कमी पाई गई है। हम कहीं इस बार भी कुछ लिखेंगे तो वही जब लोक में करप्शन लिख दिए और भेजे तो महेंद्र बाबू बड़ा पसंद किए। दिल्ली में टिकट लगा कर खेला लो भी और हमको खबर किए कि विद्रोही जी बहुत हिट नाटक हुआ है उनका। कि नाटक को बहुत ज़्यादा अगर आप पैसों में तोलेंगे तो वो गाँव तक नहीं पहुंच पाएगा, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो 1-1 करोड़ तक चले जाते हैं उनके सारी चीज़ें, तो वो उससे कम करके अगर हम गांव तक पहुंचाएं, वैसे शहरों तक पहुंचाएं जहां पे पैसे की कमी है, तब वो नाटक लोगों तक पहुंचेगा। लोगों को पता ही नहीं है कि नाटक होता क्या है। चौपाल संस्था की संस्थापक अनिता सिंह ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब नाटक की लोकप्रियता की गति धीमी हो गई है, लेकिन नाट्य कलाकारों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है। स्थिति तो क्या ही बोलेंगे, पहले जो गति थी नाटक में वो अभी थोड़ी धीमी है। वजह यही है कि इतने महंगे हॉल हो चुके हैं कि नाटक तो साल में 4 नाटक उठा लें, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सहयोग नहीं हो पाता है। हॉल महंगा होने के कारण उतने नाटक नहीं कर पाते हैं, नहीं तो नाटक करने वालों की कमी नहीं है। इस नाट्य महोत्सव का आयोजन दिल्ली की संस्था श्रृंगश्रेष्ठ के साथ मिलकर किया गया। महोत्सव के दौरान श्रृंगश्रेष्ठ के कलाकार 4 नाटकों का मंचन करेंगे, जबकि जमशेदपुर के कलाकार 1 नाटक का मंचन करेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी को घेरा। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का भी आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध कारोबार और वसूली पर राज्य सरकार को घेरा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पार्टी का चरणबद्ध आंदोलन। राज्य भर के 560 केंद्रों पर जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा। पहली पाली में जनरल स्टडीज पेपर 1 की परीक्षा संपन्न। कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। और बोकारो में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ में हजारीबाग के सदानंद और बोकारो की अनामिका अव्वल। वर्ल्ड मास्टर स्पोर्ट्स में झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा।